ठीक है। तो अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मुद्रास्फीति। यानी इन्फ्लेशन। सामान्य तौर पर हमारे यहां जो मुद्रास्फीति से मतलब लगाया जाता है ना, वो कीमतों में वृद्धि से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? सर यस। आवाज नहीं आ रही सर। बिल्कुल भी नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। बेटा आपके यहाँ एक और, हाँ चेक, बेटा चेक करो एक बार अपने यहाँ मेरे सामने। अब बताओ बेटा। ठीक है, अब आ रही है सर आपके बारे आ रही है? अब बेटा हो सकता है आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो, यदि कोई दिक्कत आए तो बाद में आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो ना। हाँ ठीक है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कीमतों में वृद्धि को लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं, लेकिन क्या इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति इसी को बोलते हैं या कुछ और होता है? सर। अच्छा, मुद्रास्फीति जो है माइक्रो, आर्थिक विकास। यस, नहीं सर और कोई स्टूडेंट? हाँ मैं बता देता हूं बेटा। देखो इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति से मतलब होता है सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि। आप इस शब्द को नोट कर लें, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि। इसको आप डिटेल से समझेंगे, लेकिन पहले आपको इस टर्म को याद करना है, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल यानी प्राइस लेवल में परिवर्तन देखना है हमें, सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन को देखना है, न कि सिर्फ प्राइसेस को। क्योंकि हो सकता है कि इतना बड़ा देश है, इतनी वस्तुओं को अपन प्रयोग में लाते हैं, किसी वस्तु की कीमत कम भी होती है, किसी की ज्यादा भी होती है, तो उससे हम लोग जो है इन्फ्लेशन का अनुमान नहीं लगा सकते। तो एक तो आपको जब इन्फ्लेशन की सिर्फ डेफिनेशन की बात आए तो इंक्रीज इन द जर्नल प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ये बहुत सिंपल सी टर्म है। अच्छा, मुझे कोई यहां पर बच्चा ये बताएगा कि इन्फ्लेशन जो होती है इसका रीजन क्या है, और दूसरा एक चीज और हम इसके साथ ही देखेंगे इन्फ्लेशन के साथ ही, कि आप लोगों को क्या लगता है कि इन्फ्लेशन हमेशा अच्छी रहती है कि हमेशा बुरी रहती है? कई बार अच्छी भी रहती है सर। कई बार अच्छी भी होती है। अच्छा, कई बार अच्छी होती है बेटा। अच्छी इन्फ्लेशन को आप अच्छा क्यों मानते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। भाई इन्फ्लेशन अच्छी होती है, चलो मान लिया कि अच्छी होती है, लेकिन ये अच्छी क्यों होती है? और एक आप ये बताओ कितनी रेट की इन्फ्लेशन अच्छी रहती है? देखिए बेटा, आरबीआई ने इन्फ्लेशन के लिए कितना टारगेट निर्धारित किया है? भारत में आरबीआई ने मुद्रास्फीति को कितना रखने का प्रयास किया है? कोई मुझे बताएगा आरबीआई का टारगेट क्या है? सर मुद्रास्फीति बेटा, उसमें, हाँ सर, उसमें जो वृद्धि होती है ना सर, मुद्रा की पूर्तियों में जो वृद्धि होती है सर, वो भी तो मुद्रास्फीति है। वो मुद्रास्फीति का कारण है बेटा, वो मुद्रास्फीति का कारण है। यहां पर मुद्रास्फीति का मतलब है कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि। ये क्या होता है बेटा, और हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे तो हम दो इंडेक्स पढ़ेंगे, डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी मेथड है अपने यहां इसको कैलकुलेट करने के दो, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। तो इन दोनों मेथड्स को जब हम पढ़ेंगे ना, तब आपको और डिटेल से पता लगेगा कि ये दोनों क्या है और कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इस इंडेक्स में माना कि कोई इंडेक्स 100 है, कितना है? 100 है, 100 है कोई इंडेक्स, और 100 में बढ़कर के इस साल वो 105 हो गया, तो ये
इन्फ्लेशन की रेट क्या हुई बताओ? सर प्रत्येक वर्ष सर यही होती ना इसकी डेफिनेशन, प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो जाती है। नहीं बेटा, नहीं देखो, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इतना टिपिकल मत बनिए, खुद को इतना मुश्किल में मत डालिए कि आप समझ ना पाए। आपका सीधा सीधा मतलब इससे ये है कि पिछले साल इसी दौरान, यानी इसी महीने में, जैसे अपने यहाँ क्या है, जो WPI के आंकड़े आते हैं ना बेटा, वो हर महीने 14 तारीख को आते हैं। कब आते हैं? 14 को। कौन सा मंत्रालय, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अपने यहाँ जो इसके आंकड़े आते हैं ना, वो हर महीने 14 को आते हैं। तो होता क्या है, ये हम इसी सेम डेट को पिछले साल क्या स्थिति रही है उससे इसका कंपैरिजन करते हैं। दो तरीके से कंपैरिजन आजकल हो रहा है, एक तो पिछले साल क्या सीन था और पिछले महीने क्या स्थिति थी। दो तरीके से कंपैरिजन फिलहाल हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक विंग है, इकोनॉमिक एडवाइजर, तो वहां से ये हो रहा है WPI का एक प्रकार से पब्लिकेशन, और वहां से आपको और डिटेल पता लगेगी जब हम लोग WPI को पढ़ेंगे। लेकिन सिंपल तरीके से आपको मुद्रास्फीति का मतलब यह समझना है कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि, यानी सामान्य कीमत स्तर का मतलब है कि जिन वस्तुओं को और सेवाओं को अपन कंसीडर कर रहे हैं ना, उन सब में वृद्धि नहीं होती, लेकिन ज्यादातर में वृद्धि होती है तो इन्फ्लेशन हो जाती है। अब उसमें क्या है, वेटेज भी कई बार ज्यादा है, तो कंफ्यूजन ये रहता है कि साहब सरकार जब आंकड़े जारी करती है ना, तो 1%, 2%, 3% के आंकड़े जारी करती है, और आप देखोगे कि जब आप मार्केट में जाके देखोगे तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नजर आती है। जैसा कि आप देख रहे हो कि पेट्रोल 100 पार चला गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है इन्फ्लेशन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो उसका क्या रीजन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यूपीएससी के बच्चों के लिए कि निरंतर जो कीमतें बढ़ रही है उसके बावजूद इन्फ्लेशन उतना नहीं है, इसका रीजन क्या हो सकता है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो इन सबके आंसर आप जैसे इस टॉपिक को कंप्लीट करके कर चुके होंगे, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ऐसा वाकई क्यों है। अच्छा, रीजन क्या है बेटा? कारण बताओ मुझे इसके, मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रापूर्ति में वृद्धि। देखो बेटा, अब यहां पर इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से समझेंगे। कुछ कारण होते हैं बेटा मांग जनित कारण, डिमांड पुश, ठीक है, यानी ये कारण डिमांड के कारण आते हैं, और कुछ कारण होते हैं कॉस्ट पुश, यानी लागत प्रेरित। यानी कैसे कारण है ये? लागत प्रेरित। अच्छा, सबसे पहले हम मांग जनित कारणों की बात करेंगे। देखो, आप खुद समझते हो बेटा कि किसी भी वस्तु की कीमत कब बढ़ती है? जब उसकी डिमांड ज्यादा होती है। अब डिमांड ज्यादा होने के कारण मुझे बहुत मोटे मोटे से कारण बताओ जिनको आपको लगता है कि सर ये तो बहुत जरूरी है, ये तो कारण होता ही होता है। क्या कारण है बताओ? देखो, पहला कारण क्या है डिमांड के बढ़ने का? क्वालिटी नहीं, पहला कारण है जनसंख्या में। तो ये कारण तो भारत में तो यूनिवर्सल है, कोई टेंशन ही नहीं है। अपन बहुत बढ़िया अच्छे से अपने यहाँ सेकंड पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं अभी, और मुझे लगता है कि अगले दशक तक हम लोग चाइना को पीछे छोड़ देंगे, तो ये नंबर 1 पोजीशन तो हमारी होल्ड रहेगी, इसमें कोई दोहराय नहीं है। ठीक है, यानी डिमांड तो हमारे यहाँ हमेशा रहनी है इस फैक्टर के कारण। अच्छा, इसके अलावा एक रीजन जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय, दोनों में वृद्धि। किसमें वृद्धि? राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय, दोनों में ही वृद्धि हो रही है बेटा। यानी जब आपकी आय बढ़ेगी ना, अच्छा एक चीज होता है बेटा, जब आय बढ़ेगी अपनी तब क्या होगा? अपनी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। हाँ सर, और खरीदने की क्षमता है ना, और जब अपनी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो अपन क्या करेंगे? मांग ज्यादा करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, मांग ज्यादा करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। डिमांड बहुत सिंपल, डिमांड बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति होगी। अच्छा, और बताओ इसके अलावा। देखो, कल हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी, बैंक दर में कमी,
यदि बैंकों ने यदि बैंक दर में कमी कर दी तो लोग ज्यादा ऋण ले पाएंगे, और ज्यादा ऋण ले पाएंगे तो उन लोगों के पास पैसा आएगा, और जब उनके पास पैसा आएगा तो क्या होगा, मांग बढ़ेगी। यानी बैंक दरों में कमी होने से भी मुद्रास्फीति होती है। अच्छा, एक और रीजन बताओ बेटा, सरकारी व्यय में वृद्धि। समझाता जाऊंगा साथ के साथ ही। सरकारी व्यय में वृद्धि, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये कैसे इफेक्ट करता है, मैं आपको यहां ये इसको बता देता हूं। जैसे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, तो वो एक्सपेंडिचर किसके ऊपर कर रही है, पब्लिक के ऊपर ही कर रही है। यानी कहीं ना कहीं वो पैसा किसके पास जाएगा, पब्लिक के पास जाएगा। पब्लिक के पास जाएगा तो पब्लिक की इनकम बढ़ेगी, और पब्लिक की जब इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड रेज होगी, और डिमांड रेज हो तो फिर दोबारा इन्फ्लेशन होगा। तो ये, इसके अलावा एक और रीजन यहां पर जो निकल करके सामने आता है, सरकारी व्यय में वृद्धि के अतिरिक्त करों में कमी। करों में कमी यानी यदि टैक्स घटा दिए जाए तो क्या होगा, बताओ आप, ये कैसे प्रभावित करेगा, समझ में आ रहा हो किसी के, तो बताओ कि करों में कमी किस प्रकार से आपकी डिमांड को बढ़ाएगी। सर, करों में कमी से उस वेतन अच्छा रहेगा तो उससे फिर डिमांड बढ़ेगी। हाँ, उससे क्या होगा, जैसे माना कि पहले 1 लाख पर 20,000 टैक्स लगता था, ठीक है, तो आदमी के पास खर्च करने को कितने बचे, 80,000। लेकिन टैक्स घटा करके 15% कर दिया, तो अब आदमी के पास खर्च करने के लिए कितने बचे, 85,000। तो उसकी जो वास्तविक आय है ना वो बढ़ जाती है, खर्च करने योग जो आय होती है ना, डिस्पोजेबल इनकम, वो उसकी बढ़ जाती है। इसलिए डिमांड बढ़ने से मुद्रास्फीति होती है। तो ये रीजन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है जो मांग जनित कारण है। अच्छा, इसके अलावा इन्फ्लेशन के कुछ कारण ऐसे होते हैं, अन्य कारण उन्हें हम अलग से देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग लागत प्रेरित कारणों की बात करें। भारत में ये भी बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं बेटा, लागत प्रेरित जो कारण है। जैसे फिलहाल का एग्जांपल आप लोग ले, कोविड-19 का दौर चल रहा है पूरे देश में। कोविड पेंडेमिक के दौर में आप लोग एक चीज देखोगे कि मजदूरी की दरें जो है ना, खासतौर पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जो दरें हैं वो बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि कई लोग काम करना नहीं चाहते। अब इसके अलावा लागत प्रेरित जो होता है, इसके अंतर्गत जो प्रोडक्शन की जो चीजें चल रही हैं, इकाइयां चल रही हैं, उनमें भी लागत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, देखिए, लागत बढ़ने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता। जितना भी रॉ मटेरियल है ना, आप देखोगे कि आज की डेट में घर बनाना महंगा क्यों हो गया, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट कैसे बढ़ गई, मजदूरी बढ़ गई, लोहे का दाम बढ़ गए, स्टील के दाम बढ़ गए, आप देखोगे कि फर्नीचर के लिए आप लकड़ी के दाम बढ़ गए, आप देखोगे कि सीमेंट और जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनके दाम बढ़ गए। अब ये पेट्रोलियम जो पदार्थ है ना बेटा, लोग इसको समझते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल का यूज तो अमीर लोग करते हैं, जो बिल्कुल जो कहते हैं ना, मैं यहाँ पर फिर उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन जो इस सरकार को बचाते हैं, इस सरकार का मतलब किसी भी सरकार को बचाते हैं, वो कहते हैं कि साहब ये तो कॉमन है, पेट्रोल के दाम से क्या आम आदमी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, माना कि सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, या फिर फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ रहे हैं, या फिर जो उत्पादक वस्तु उनके दाम बढ़ रहे हैं, तो इनके पीछे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। तो ये ट्रक में तो आएंगे, ट्रक में आएंगे, ट्रेन में आएंगे, या जिसमें भी आएंगे, वो चलेगा तो फ्यूल से ही, ईंधन से चलेगा। और जब ईंधन से चलेगा, ईंधन के दाम बढ़ेंगे तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, और ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन लागत है, और जब परिवहन लागत बढ़ेगी तो वो किससे वसूल करेंगे, उसको बताओ आप मुझे। सर, जनता से करेगी, टैक्स के जरिए। जनता से। तो कीमतें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। जो बेवकूफ लोग बिल्कुल बिना पढ़े लिखे लोगों की तरह व्यवहार करते हैं और सीधा सीधा ये बोल देते हैं कि साहब पेट्रोल की कीमतों का तो मुद्रास्फीति से कोई खास संबंध नहीं होता। मैं कहता हूं कि सिर्फ ये साधारण बात नहीं है, ये सिर्फ लोगों के यात्रा को ही प्रभावित नहीं करती है, ये सारी चीजों को प्रभावित करती है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल से हमारे यहाँ सारी चीजें चलती है। आप देखोगे डीजल का प्रयोग किसान बहुत ज्यादा करता है, उसके ट्रैक्टर के लिए काम में आता है। कुछ लोग जो इंजन से पानी खींचते हैं पंप सेट से, उनके लिए काम में आता है। आप देखोगे कि
उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो डीजल है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका जो खाद बीज आ रहा है वो किससे आ रहा है? वो ट्रैक्टरों से आ रहा है, ट्रकों से आ रहा है, दूसरे वाहनों से आ रहा है, उनकी लागत बढ़ गई, तो किसान भी बुरी तरह इससे प्रभावित होता है। जिन लोगों को ये लगता है ना कि सिर्फ उद्योगों या फिर दूसरी जगह ही इसका प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। फ्यूल प्राइसेस समाज के हर वर्ग को इफेक्ट करती है, सिर्फ यात्रा करने वालों को इफेक्ट नहीं करती। पेट्रोल और डीजल के दाम सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोटा से जयपुर, जयपुर से दिल्ली जाने वालों को प्रभावित कर रहे हैं, वो घर बैठे आदमी को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए पहला जो कारण है ना लागत प्रेरित का, एक तो है मजदूरी की दरों में वृद्धि। मजदूरी की दरों में वृद्धि, इंक्रीज इन द रेट ऑफ लेबर या वेज रेट। समझ में आया बेटा मैंने जो कहा था अभी? यस सर, आ रहा है। हाँ, तो अब मजदूरी की दरों में वृद्धि होगी बेटा, तो मजदूरी की दरों में वृद्धि होगी, इसके कारण भी कई बार लागत बढ़ जाएगी और टोटल लागत बढ़ने से वो कीमत फाइनली वसूली ग्राहक से जाएगी, तो ये भी इन्फ्लेशन का एक रीजन है। इसके अलावा लागत में वृद्धि का एक रीजन है कि करों में वृद्धि। अब ये कर अलग हो गए, ये कर कैसे हो गए? जैसे जीएसटी बढ़ा दिया, तो जीएसटी किससे वसूली जाएगी? कस्टमर से वसूली जाएगी। जैसे अब पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? सबके स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी कई बार उंगली उठती है कि राजस्थान सरकार का वैट पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, और गहलोत साहब बोलते हैं कि साहब केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अरे भाई ठीक है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, लेकिन थोड़ा बहुत योगदान तो इस वैट का भी है, क्योंकि ये भी 1 लीटर के ऊपर 36 रुपए ले रहे हैं, तो ये भी तो अपनी इनकम को कम कर। हालांकि अर्थशास्त्री के तौर पर तो मैं ये सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इससे सरकार की इनकम कम हो जाएगी, लेकिन एक नागरिक के तौर पर तो मैं यही सलाह दूंगा कि भाई पब्लिक को 2-5 रुपए की राहत तो दी जा सकती है, 36 की जगह 32 कर सकते हो। तो करों में वृद्धि से भी लागत बढ़ जाती है। और क्या होगा बेटा, लागत क्यों बढ़ेगी और बताओ कोई? सर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ने पे। देखो, ईंधन के दामों में वृद्धि, इंक्रीज इन द फ्यूल प्राइसेस, दामों में वृद्धि। और अभी ये बताया है या शायद यश ने बताया होगा, यस सर। हाँ, रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल, रॉ मटेरियल के दामों में वृद्धि, राइट? तो ये जो चीजें हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को इफेक्ट करती हैं। अब ये समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक दोनों कारण समझ में आए? आगे सर। ये बेटा आवाज, ये आवाज बहुत आ रही है, किसके यहां से आ रही है बेटा? प्लीज आप लोग बेटा माइक का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि पूरा डिस्टर्ब हो जाता है क्लास का और रिदम भी टूटती है, वो अलग है। अच्छा, इन्फ्लेशन को तो आप लोग समझ लोगे। इन्फ्लेशन से रिलेटेड एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, खास तौर पे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी होता है। अच्छा, ये फिलिप्स कर्व का नाम किन किन ने सुना है? फिलिप्स वक्र। और ये डायरेक्ट पूछता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये जीके में भी पूछता है इसको बहुत बार कि फिलिप्स वक्र क्या है। बस संबंध पूछता है, बहुत डिटेल में नहीं जाता। इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए डिटेल में जाता है, बट फॉर द जनरल स्टूडेंट ये सिर्फ रिलेशन पूछता है कि फिलिप्स वक्र किन दो जो पैरामीटर्स है उनके मध्य रिलेशन को दिखाता है। ये जरूर ध्यान रखना बेटा, क्योंकि और इन्फ्लेशन के बीच में शायद। ठीक है, वेरी गुड। बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के मध्य संबंध, स्फीति के मध्य नकारात्मक संबंध होता है, नकारात्मक संबंध, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन। ध्यान रहे इस चीज का, इनका संबंध कैसा होता है? नेगेटिव। यानी इन्फ्लेशन हाई रहेगी ना तो बेरोजगारी कम रहेगी, उल्टा रिलेशन होता है। अब क्यों रहता है ये आपके काम की नहीं है, क्योंकि ये जीके का क्वेश्चन नहीं होता, ये फिर टिपिकल हो जाता है। क्या आप लोग लिख लो, फिलिप्स कर्व shows the relationship between unemployment and inflation and these two are negatively correlate।
ये दोनों जो है नकारात्मक रूप से संबंधित हैं। आ गया समझ में ये, या इसमें भी किसी को डाउट है? अच्छा, डिसइंफ्लेशन क्या है? डिसइंफ्लेशन मुद्रा अवस्थिति, मुद्रा अवस्थिति। इन्फ्लेशन रेट में कमी शायद, और कोई डिक्रीज। देखो बेटा, होता क्या है, मैंने कल भी अपन ने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी, डिस्कस किया था कि जैसे ही मुद्रास्फीति अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब अभी भी आप लोगों ने किसी ने नहीं दिया। आरबीआई ने मुद्रास्फीति की दर क्या निर्धारित की हुई है कि भाई इतनी मुद्रास्फीति रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दर है जो निर्धारित की हुई है? फाइव 5.1 के आसपास है सर। नहीं, 4 ± 2। इसका मतलब कौन जानता है, कोई बताएगा? यानी हमारे यहां मुद्रास्फीति की दर जो है 4 से 2 कम हो सकती है, यानी 2% हो सकती है, और 4 से 2 ज्यादा हो सकती है, यानी 6 हो सकती है। इसका मतलब आरबीआई का टारगेट क्या है कि यदि 2% से 6% मुद्रास्फीति है ना, तो किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आ गया समझ में? और ये एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया है, और ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसका यही है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे मुद्रा अवस्थिति यानी डिसइंफ्लेशन के ऊपर, और डिसइंफ्लेशन का मतलब है बेटा कि देखिए सर, जब पूर्ण रोजगार के स्तर पर वांछित मूल्य स्तर से नीचे ही गिरता है, ऐसा कुछ। राइट, लेकिन आप जो है ना बेटा, ये किसने बताया अभी आंसर? सर, कीर्ति सुमन। कीर्ति, या तो आप बेटा कहीं बहुत ऐसी किताब को देख करके बता रहे हो, या प्योर गूगल को देख के बता रहे हो जहां से कंफ्यूजन पैदा होता है। आंसर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ये घोर टिपिकल जो टर्म, हाँ, ये बहुत टिपिकल टर्मिनोलॉजी है बेटा। आपको इस तरीके से नहीं देखना है, आपको इस तरीके से देखना है कि माना कि कोई चीज है वो बिल्कुल पीक पे है। किस पे है? पीक पे है। ये एक डायग्राम होता है इकोनॉमिक्स में, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है वो समझते हैं। तो इन्फ्लेशन की स्थिति, ये स्थिति माना कि इन्फ्लेशन की है, पीक की जो स्थिति है, किसकी है ये स्थिति? पीक पॉइंट है। अब यहाँ पे लोग हर्ट हो रहे हैं, यानी ये दर है ना वो बहुत ज्यादा हो गई। ये दर कैसी हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। अब ये दर इतनी ज्यादा हो गई कि इसकी वजह से लोग कीमतें, मतलब वस्तुओं को खरीद नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा प्राइस लेवल हो गया। तो सरकार कुछ प्रयास करेगी। प्रयास क्या करेगी सरकार? लोगों की इनकम को कम करने का प्रयास करेगी, मुद्रा की पूर्ति को कम करने का प्रयास करेगी। अब उसके लिए वो 2 प्रकार से कम करती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। अब मौद्रिक नीति हम लोगों ने कल ही पढ़ी है, यानी वो क्या करेगी? ब्याज दरों को, बैंक रेट को बढ़ाएगी, सीआरआर को बढ़ाएगी, एसएलआर को बढ़ाएगी, इन सबको बढ़ाएगी। तो इन प्रयासों से धीरे धीरे कीमत क्या होने लगती है? कम होने लगती है। और ये जो कम होने का दौर है ना बेटा, ये माना कि यहां तक आ गया, तो ये जो बीच की स्थिति है ना, उसे इन्फ्लेशन नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? मुद्रा अवस्थिति। डिसइन्फ्लेशन बेटा, डिफ्लेशन अलग चीज है, मैं फिर कह रहा हूं। अब होता क्या है, आप खुद भी जानते हो कि एक बार जब ब्रेक लगाते हैं ना अपन किसी चीज के ऊपर, और उसको फिर छोड़ते हैं, तो वो एक बार जब चीज नीचे गिरने लगती है तो उसको रोकना मुश्किल होता है। मानोगे इस चीज को? अब जब मुद्रास्फीति को जब कंट्रोल करने लगते हैं ना, तो बेटा उनका प्रयास रहता है कि डिमांड कम हो जाए। क्या प्रयास रहता है सरकार का? डिमांड कम हो जाए, लोगों की
ठीक है, इसलिए वो टैक्स भी बढ़ाएंगे, ब्याज दरों को, बैंक दरों को भी बढ़ाएंगे, और जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा कम होगा तो डिमांड कम होगी तो मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान होता क्या है, एक दौर ऐसा आता है कि डिसइन्फ्लेशन है, जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मुद्रा संकुचन में, यानी डिफ्लेशन में। किसमें कन्वर्ट हो गया ये, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में। हाँ, तो ये जो है मुद्रा संकुचन है, इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, मुद्रा संकुचन। यानी अब आपकी मांग कम हो गई, यहां इस दौर में क्या हो गई, आपकी मांग कम हो गई और कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं, और ये कीमतें गिर के एक इस स्थिति में आ गई जिसे हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। ये क्या हो गई, डिप्रेशन, मंदी, मंदी। अब तक का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आ रहा है सर। आ रहा है। अच्छा, और कोई बेटा आवाज देखो, मैंने पहले भी कहा था कि इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें आप माइक का। फिलिप्स कर्व चूंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो थोड़ा सा। मुद्रा संस्फीति, मुद्रा संस्फीति यानी रिफ्लेशन। ये क्या है, रिफ्लेशन, नाम सुना है कभी? बेटा ये रिफ्लेशन का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना? देखिए अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ना बेटा, तो ये पीक अपन ने देख लिया, जो क्या था, मुद्रास्फीति थी। ये आपने देख लिया, जो क्या था, डिफ्लेशन था, डिसइन्फ्लेशन था। इसके बाद का दौर हमने देख लिया, जो डिफ्लेशन था, ये डिप्रेशन था। ये क्या था, डिप्रेशन। अब जैसे इकोनॉमी डिप्रेशन में आ गई, मांग बहुत कम हो गई, तब सरकार क्या करेगी बताओ आप? सर उसको वो बढ़ाएगी। भारत के संदर्भ में आप देखो, खास तौर पे 2017-18 के बाद जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आने लगी थी ना, तब इंडियन इकोनॉमी में भी डिप्रेशन की आहट आने लग गई। देखिए हुआ क्या था, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी 2008 में भी आई थी, लेकिन उस टाइम पर हम लोग झेल गए थे उस संकट को, और इस बार ऐसा नहीं हो पाया। उसके पीछे रीजन कई हो सकते हैं, सरकारी पॉलिसियां भी हो सकती हैं, सरकार भी हो सकती है, लोगों का एटीट्यूड भी हो सकता है, बहुत सी चीजें हैं। और सरकार के पास संयोग से, चूंकि सरकार बहुत किस्मत वाली है कि कोविड-19 आ गया और बहुत शानदार बहाना उनके पास मिल गया अपनी आर्थिक नाकामी को छुपाने का, कि साहब ये जो सारी समस्याओं की जड़ है ना वो कोविड है। बाकी ऐसा नहीं है, चीजें बहुत बुरी हो चुकी थी, और उस दौर में भी जब डिप्रेशन था तो उससे उभरने का हमें मौका नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? जैसे ही डिप्रेशन से हम लोगों ने उभरने का प्रयास किया, ऐसा लगने लगा कि अब इकोनॉमी दोबारा 10-12% पे आ जाएगी, तभी कोविड-19 आ गया। अब देखो आप, डिप्रेशन का जब दौर शुरू होता है, जिसे आर्थिक मंदी बोलते हैं, तो इसमें जब सरकार कुछ प्रयास करती है, जैसा पहले मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी में क्या किया था, ब्याज दरों को बढ़ाया था, अब क्या करेगी, ब्याज दरों को घटाएगी, जिससे कि लोगों के पास ज्यादा पैसा हो। टैक्स को घटाएगी। टैक्स को भी घटाएगी, जिससे लोगों के पास पैसा हो। यानी कुल मिलाकर के वो डिमांड को बढ़ाने का प्रयास करेगी, जिससे कि इकोनॉमी में रिकवरी हो। क्या हो, रिकवरी हो, और इसे रिफ्लेशन बोलते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि उनके समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। बेटा आप लोग बोल दो तो अच्छा रहेगा, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। सर आ रहा है समझ में। ओके। अच्छा, एक टर्म बेटा बहुत खतरनाक है इकोनॉमिक्स में, वो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन नाम सुना है कभी?
नाम सुना है क्या बेटा किसी ने? नो सर। देखो निस्पंदन बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में याद करने की आवश्यकता नहीं है, सॉरी हिंदी में बहुत टिपिकल से टर्म आते हैं और उनको याद करना मुश्किल होता है। स्टैगफ्लेशन आप याद कर लो। और ये एक ऐसी स्थिति है कि सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर पाती और सरकार के पास बहुत ऑप्शंस नहीं होते। यानी बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति आती है। किसके साथ आती है? फिलिप्स कर्व सब बेरोजगार। हाँ बेटा, फ्लिप्स कर वगैरह सब कैंसिल हो गए, किसी का कोई काम नहीं होता। इस दौर में क्या होता है? बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति। और बेरोजगारी के साथ जब मुद्रास्फीति आती है ना, तो आप सोचो कि लोगों की क्या हालत होती होगी। आप बहुत सोच के देखो कि एक तो आदमी बेरोजगार, उसकी इनकम नहीं, ऊपर से कीमतें बढ़ गई, वो खरीद नहीं पा रहा है। समझ रहे हो आप चीजों को? तो इस कारण से वो आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो जाता है, वो इतना टूट जाता है कि चीजें संभाले से नहीं संभलती है। ठीक है ना बेटा? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, खास तौर पे ऐसी परिस्थिति में जब स्टैगफ्लेशन का दौर आ जाए। अच्छा, ये तो इन्फ्लेशन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गए। अब इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए भारत में कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती है, किसी को याद है क्या थोड़ा बहुत? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दो टर्म का इस्तेमाल किया था, WPI सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। CPI और CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और दोनों को कैलकुलेट अलग अलग संस्थाएं करती है। इसको कौन करता है बेटा? आर्थिक सलाहकार, एक ऑफिस है आर्थिक सलाहकार कार्यालय, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसके अंतर्गत, इसका अभी पूरा डिटेल नहीं पढ़ रहे अपन, इसका जो बेस ईयर है ना वो है 2011-12। क्या है? 2011-12। इनकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे और आज की क्लास में पॉसिबल नहीं है। बस आपको काम इसमें थोड़ा सा ये कि कल आप इसको देख के आओगे, पढ़ के आओगे, तो हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। 2011-12। मैं आपसे एक क्वेश्चन सिर्फ ये पूछूंगा कि भारत में सबसे पहले WPI का प्रयोग कब किया गया? अभी नहीं बता पाओगे, मुझे पता है। गूगल कोई कर रहा हो तो बात अलग है, पहले शुरू में ही। बाकी बिना गूगल की सहायता के मुझे नहीं लगता कि कोई यहां पर बता पाएगा। तो एक क्वेश्चन तो यह है कि सबसे पहले WPI का प्रयोग कब किया गया था और कितने नंबर ऑफ गुड्स को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी इसको भी हम लोग देखेंगे, बास्केट ऑफ करेंसीज है उसको भी हम लोग देखेंगे। और एक है बेटा CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसकी गणना जो है ना फिलहाल NSO करता है। फिलहाल कौन करता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सांख्यिकी कार्यालय है। जो पहले क्या नाम था इसका? CSO, उसी का नाम बदला है और NSO कर दिया। ये इसकी गणना करता है और इसके पैरामीटर्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। अगली क्लास में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, वो है कोर इन्फ्लेशन क्या है, कोर इंडस्ट्रीज कौन से हैं। अच्छा, भारत में कोर इंडस्ट्री कौन कौन से हैं, मुझे बताएगा कोई? मतलब नंबर ऑफ ही बता दो, अभी तो कितने हैं ये बता दो। नाम तो कल बात करेंगे, का नाम के ऊपर कल डिस्कस कर लेंगे हम लोग। देखो, जो हमारी कोर इंडस्ट्रीज है वो 8 हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, आठों की आठों ही। इनके ऊपर हम अगली क्लास में यानी कल डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग में ऑफ कर लेता हूं, क्लास ऑफ नहीं होगी अभी, हम लोग कुछ चर्चा और करेंगे।